हेलो सिस्टर्स, तो चलिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ महिला एमपी महिला सुपरवाइजर के पेपर के साथ। और ये पेपर जो होने वाला है वो सेकंड पेपर होने वाला है। फर्स्ट पेपर भी मैं पहले लेके आया था, आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। ये पेपर इसमें महिला पर्यवेक्षक की जो परीक्षा उन्होंने महिलाओं ने ही फॉर्म भरा है सबने, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप पेपर अच्छे से निकाल सकते हो। ये भी 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है और यही पैटर्न होने वाला है। ठीक है, इस पेपर की बात करूँ तो ये परीक्षा तिथि 29/3/2017 का पेपर है। सुबह की शिफ्ट का है 9 बजे का, तो शिफ्ट फर्स्ट में ही आता है। और यहाँ पे ये पेपर जो है उसके पोर्शन स्वास्थ्य एवं पोषण जो पोर्शन है उसका मैं लेकर आया हूँ। उसमें करीबन 55 क्वेश्चन यहाँ पे एक पोर्शन में होते हैं, तो सारे पेपर को कवर करना मुश्किल है, इसलिए एक अपन जो टॉपिक है 55 क्वेश्चन को आज अपन कवर करने वाले। तो आप बने रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए। और मैं हकीकत कह सकता हूँ ऐसा ही पेपर इसी बेस पर आएगा, तो आप इसे लास्ट तक देखना, बिल्कुल इसकी बिना किए। आपको बहुत कुछ नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। कुछ प्रश्न ऐसे सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप उन्हें स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर आपको और मिलते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी मजबूत और शानदार बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए तो अपन चलिए आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया है ये पूरा पेपर। यहाँ पे कितनी तारीख का पेपर ये आपको दिख रहा होगा, 29 मार्च। यहाँ पे 29 मार्च 2017 का ये पेपर होने वाला है। और यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे का ये पेपर था। ठीक है, तो चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जो टॉपिक है वो भी दिख रहा होगा कि जो टॉपिक होने वाला है वो न्यूट्रिशन एवं हेल्थ। यहाँ पे मतलब न्यूट्रिशन मतलब पोषण और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में यहाँ पे अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन जो बने हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं अपन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, देखिए कि इनमें से किन लोगों में विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है। बताइए, विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है किन लोगों में। तो यहाँ पे दिया है गर्भवती या स्तनापन करा रही स्त्रियों को, शुद्ध शाकाहारियों को, पुरुष एथलीट को, या फिर सीमित ऊर्जा अंतर्ग्रहण पर चल रहे डाइटिंग कर रहे लोग। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ इनमें से किन लोगों में विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम रहती है। मतलब संपूरक की आवश्यकता या खनिज विटामिन की आवश्यकता कम रहती है, वो रहती है दोस्तों यहाँ पे पुरुष एथलीट। जो पुरुष एथलीट है वो उनको यहाँ पे कम रहती है, तो यहाँ पे पुरुष एथलीट होने वाला है। तो ऐसे ही प्रश्न इसमें आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आराम से पेपर को यहाँ पे निकाल सकते हो। चलिए सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड प्रश्न दिया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको अच्छे से दिखने लगेगा। यहाँ पे देखिए, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए। बताइए, गर्भवती स्त्री जो होती हैं गर्भाशय के दौरान किस चीज़ से बचना चाहिए। तो सिगरेट पीने से, और यहाँ पे दिया अपर्याप्त प्रसव, पूर्व चिकित्सीय देखभाल, और यहाँ पे 20 वर्ष से कम आयु, और उपयुक्त सभी। यहाँ पे किस चीज़ से यहाँ बचना चाहिए, तो उपयुक्त सभी से ही बचना चाहिए, क्योंकि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, और यहाँ पे भी चिकित्सक देखभाल अपर्याप्त यहाँ पे नहीं होना चाहिए, और 20 वर्ष से कम आयु के यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे इसलिए उपयुक्त सभी यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि, एक मिनट, यहाँ पे पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है, कट रहा है थोड़ा, तो मैं और छोटा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है। यहाँ पे देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाले अन्यथा रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थक कौन है। तो यहाँ पे बताना है आपको। तो यहाँ पे गर्भवती माताएं, वृद्धजन, या माह 6 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे, या किशोरियाँ। बताइए कौन है। तो यहाँ पे जो होने वाले हैं 6 वर्ष तक के सभी बच्चे जो होने वाले हैं वो यहाँ पे आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है ना वो देखिए काफ़ी यहाँ पे शानदार प्रश्न दिया है कि प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं। बताइए, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है वैक्सीन निरोधित रोग, या दिया है संचरणशील रोगों की रोकथाम, या पोषक तत्वों की कमी की रोकथाम, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ही नहीं होने वाले हैं, यहाँ पे होगा वैक्सीन निरोधित रोग। यहाँ पे जो प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं, वैक्सीन निरोधित रोग यहाँ पे होने वाला है। जो वैक्सीन से जिन रोगों को रोका जाता है उसे वैक्सीन निरोधित रोग यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो देखिए, यहाँ पे बच्चों में PEM का मुख्य कारण क्या है। बच्चों में PEM का मुख्य कारण क्या है ये बताना है। तो पूरक आहार देने में विलंब, या संक्रमण एवं
ग्रसन या प्राथमिक ऊर्जा की कमी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होने वाले हैं। पूरक आहार देने में विलंब, यहाँ पे संक्रमण एवं ग्रसन और प्राथमिक ऊर्जा की कमी, यहाँ पे सभी, यहाँ पे सभी का मतलब यही है, PEM का मुख्य कारण यही होने वाला है। ठीक है, वो तो उपयुक्त सभी हुआ। तो इसमें ना क्वेश्चन एक दूसरे से बिल्कुल, यहाँ पे हर पेपर में आप देखोगे बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि मतलब एक ही के बना के इधर उधर करके दे दिए। ठीक है, एक जैसे ही प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म 6 सप्ताह बाद, जन्म से के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? बताइए, जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन यहाँ पे लगाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो वो यहाँ पे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है DPT और OPV और यहाँ पे दिया है BCG। यदि जन्म के समय ना दिया हो तो BCG भी दे सकते हैं। तो उपयुक्त सभी BCG, OPV और DPT यहाँ पे उपयुक्त सभी यहाँ पे जो है वैक्सीन वो देनी पड़ेंगी दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे होने वाला है नेक्स्ट प्रश्न, देखिए क्या होने वाला है कि स्तनपान करा रही महिलाओं की ऊर्जा आवश्यकता के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। काय पर आधारित होती है स्तनपान करा रही महिलाओं की ऊर्जा? तो यहाँ पे भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने या शरीर गतिविधियों के एक स्तर, स्तन दूध के उत्पादन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ही यहाँ पे होने वाले हैं। आपको देखो, भार शरीर का घनत्व कायम रखना है, मतलब अच्छे कमजोर नहीं होने देना शरीर है, शारीरिक गतिविधियों का एक स्तर, स्तन दूध के उत्पादन और उपयुक्त सभी यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या हैं? बताइए, आम रोग जो विषाणुओं से होते हैं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा या हेपेटाइटिस। तो यहाँ पे जो हेपेटाइटिस है वो यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। हेपेटाइटिस विषाणुओं से होने वाला आम रोग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, देखिए कि एड्स एक संक्रमण रोग है। बताइए, एड्स एक संक्रमण रोग है, ये सही है, गलत है, शायद या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये सही है, ये संक्रामक रोग है। एड्स जो है वो क्या, कौन सा है? संक्रामक रोग यहाँ पे होने वाला है। तो ये सही आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए कि ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनाने चाहिए उनमें शामिल है, कौन शामिल है? देखिए, N95 रेस्पिरेटर, यहाँ पे सर्जिकल मास्क, उपयुक्त दोनों, रसोई का एप्रन। यहाँ पे क्या होने वाला है? तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों ही यहाँ पे होने वाले हैं। कौन क्या होने वाले हैं? उपयुक्त दोनों यहाँ पे होने वाले हैं। N95 रेस्पिरेटर और सर्जिकल मास्क यहाँ पे दोनों होने चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहना जाना चाहिए उसमें शामिल ये दोनों में N95 रेस्पिरेटर और सर्जिकल मास्क यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, देखिए कि यहाँ पे दिया है कि विटामिन की फार्माकोलॉजिक खुराक को से अधिक अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है। बताइए, यहाँ पे जो विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक है यानी मेगा खुराक को से अधिक अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे अधिक? तो यहाँ पे जो दिया है RDA के 10 गुना से अधिक, RDA के जो 10 गुना है, RDA के 10 गुने से अधिक यहाँ पे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और मुझे पता है ये जो दूसरा पेपर मैं करवा रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि जो पहले पेपर जैसे इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो अपने पहले कर लिए हैं, ऐसा लग रहा है पहला ही पेपर अपन दोबारा से करें। ठीक है, क्योंकि सेम ही यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। देखो, ICDS योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के मध्य से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा कितनी होनी चाहिए? दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा होनी चाहिए 300 किलो कैलोरी यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है, देखिए कि संक्रमण जठरांतरी गड़बड़ियाँ और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित है। तो क्या है यहाँ पे विटामिन ए की भूमिका से संबंधित? तो वृद्धि को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य ऊतक बनाए रखने या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करने या रक्त का थक्का जमाने। तो यहाँ पे स्वास्थ्य ऊतक बनाए रखने के लिए यहाँ पे जो विटामिन ए है उसकी इससे मतलब संबंधित भूमिका है, स्वास्थ्य ऊतक बनाए रखती है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है कि संपूरक प्रोटीन का एक उदाहरण है। संपूरक प्रोटीन का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? बताइए, अंडे का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन, मक्का का प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे अंडे का जो प्रोटीन है वो यहाँ पे संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है, मतलब इससे अपन संपूर्ण प्रोटीन मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा अपन फास्ट ही चलें क्योंकि 55 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं, काफ़ी अपन को समय लग जाएगा, इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। ठीक है, 30 क्षण जब दस्त होते हैं तो क्या करते हैं? तो यहाँ पे दिया है, देखो, संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवी का संक्रमण हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा दिया है कि PEM होता है और B कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और C दिया है
कि सीलियक रोग, और यहाँ पे अगला दिया है लैक्टोज असहता। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो होने वाला है कि संदुष्ट भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण जब हो जाता है, जब तो उससे वो दस्त हो जाते हैं। मतलब अगर कोई हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो दूषित है, ठीक है, यहाँ पे जल के माध्यम से जीवाणु में परजीवियों के संक्रमण से यहाँ पे दस्त हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो 35 मिलीग्राम प्रतिदिन होना चाहिए यहाँ पे, ये जो पहला वाला है वही हमारा सही है, 35 मिलीग्राम प्रति लीटर यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि शाकाहार का पालन करने और स्तनपान करने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए इनमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही होने वाला है शाकाहार का पालन करने और स्तनपान करने के संबंध में। और तो यहाँ पे देखो, अंडे से युक्त शाकाहार आमतौर पर पूर्ण होता है। ठीक है, अंडे अगर खाओगे तो वो शाकाहार में ही आता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूध दुग्ध उत्पादन और अंडे, दूध दुग्ध उत्पादन और अंडे से युक्त शाकाहार आमतौर पर पूर्ण होता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया विटामिन B12 पूरक की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, विटामिन B12 पूरक की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें। तो यहाँ पे और उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ही होंगे तभी शाकाहार का पालन करने के लिए स्तनपान करने के संबंध में यहाँ पे देखिए, मतलब शाकाहारी हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पे सही रहेगा, खाओगे तो आपको स्तनपान यहाँ पे करने के संबंध में क्या क्या सही है। तो आप अंडा खा सकते हो, दूध दही खा सकते हो। ठीक है, B12 पूरक की आवश्यकता पड़ सकती है, और यहाँ पे प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और भरपूर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं, और यहाँ पे सभी होने वाले हैं, उपयुक्त सभी ही होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे यहाँ पे दिया है कि ICMR का पूरा नाम बताइए, ICMR का पूरा नाम क्या है। तो ICMR का जो पूरा नाम है वो है, देखिए यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो यहाँ पे ये होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे होने वाला है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। यहाँ पे ICMR का फुल फॉर्म होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे चलते और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है। संचरणशील जो रोग है वो कौन सा है, बताइए। यहाँ पे रिकेट्स, स्कर्वी, मेरास्क और हैजा कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हैजा होने वाला है, जो हैजा दोस्तों वो यहाँ पे संकरणशील रोग है, हैजा संक्रमण से फैलता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए कि कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कॉर्बिक अम्ल को किस श्रेणी में रखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स और विटामिन एवं स्कर्वो अम्ल को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, कई की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो यहाँ पे दिया अघुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन वो उस श्रेणी में से रखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे दिया कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। कार्बोहाइड्रेट का कुपोषण का सबसे आम प्रकटन क्या है, मलेरिया, टाइफाइड या लैक्टोज असहता या बुखार, क्या होने। तो लैक्टोज जो असहता है वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम यहाँ पे प्रकटन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया है, देखिए वो क्या दिया है, समझिए। विटामिन के की कमी से कमी इनमें से किससे हो सकती है। विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है, बताइए। तो गुर्दे के रोग, एंटीबायोटिक चिकित्सा, और यहाँ पे दिया फाइटेट की उपस्थिति, या नींबू संतरा या सिट्रिक यहाँ पे होने वाला है। सिट्रिक का मतलब नींबू संतरा, यहाँ पे मौसमी आदि फलों का अपर्याप्त सेवन यहाँ पे क्या होने वाला है। तो के की कमी क्या कैसे होती है, एंटीबायोटिक चिकित्सा, एंटीबायोटिक जो चिकित्सा होती है उसकी कमी से यहाँ पे क्या होती है, के की कमी हो जाती है, विटामिन के की कमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला यहाँ पे जो दिया है वो दिया है, देखिए कि सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स है कौन सा है। सकारात्मक गर्भवती परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन सा है। तो यहाँ पे दिया एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पे दिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और यहाँ पे दिया हुएमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। ठीक है, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यही यहाँ पे होने वाला है, होमियन कोरियोनिक और गोनेडोट्रोफिन, यहाँ पे ये वाला होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हार्मोन होते हैं, इनके नाम थोड़े अजब से होते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो एक्सकॉर्बिक अम्ल, पशु प्रोटीन या आमाशय की अनुकूलतम
अम्लता या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, स्कर्वी अम्ल, पशु प्रोटीन और आमाशय की अनुकूलता, ठीक है, यहाँ पे ये सभी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि से प्रभावित होता है। गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो क्या यहाँ पे क्या होने वाला है, कई की वृद्धि से प्रभावित होता है, भोजन के सेवन से या व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से या चिकित्सा स्थिति या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त यहाँ पे सभी ही होंगे दोस्तों। यहाँ पे जहाँ तरीका से उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ही सही रहता है, जिसमें उपयुक्त सभी है उसे लगा देना, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, वैसे मन लगाना, एक बार सही ध्यान से पढ़ लेना फिर लगाना। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लग रहा है पेपर तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, जिससे आपकी मैं भरपूर जो हेल्प कर सकूँ। इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन है, कुपोषण के प्रकार कौन है इनमें से बताइए। तो सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों ही होने वाले हैं, मैंने कहा था ना, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त सभी वाले सब सही है। यहाँ पे देखिए कुपोषण के प्रकार कौन है, तो सामान्य से अधिक पोषण और सामान्य से कम पोषण, यहाँ पे दोनों ही होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो दिया है वो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से का अंतग्रहण बेहतर हो जाता है। का अंतग्रहण बेहतर का हो जाता है कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से, विटामिन ए का, आयरन का, कैल्शियम का या उपयुक्त सभी का। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी का होने वाला है। ठीक है, मेरी ट्रिक काम कर रही है दोस्तों। ठीक है, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ही होगा। ठीक है, तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है। तो कोई लगाएगा ना भाई साहब, बहुत आते हैं यहाँ पे। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, जो व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, तो भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना या साफ व धुले हुए वस्त्र पहनना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही होने वाले हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वच्छ कैसे रहेगा, जब खाने से पहले हाथ धोएगा और रोजाना स्नान करेगा, साफ व धुले हुए वस्त्र पहनेगा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ही यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें भी उपयुक्त सभी, कितने उपयुक्त सभी वाले आएंगे यार। प्रतिरक्षीकरण डैश करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। प्रतिरक्षीकरण करने की महत्वपूर्ण रणनीति क्या है, तो कुपोषण का मुकाबला करना, रोगों से बच्चों की सुरक्षा करना, उपयुक्त दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों ही होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, कुपोषण का मुकाबला करना और रोगों से बच्चों की सुरक्षा करना यहाँ पे प्रतिरक्षीकरण करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 30 वाला जो प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे कुछ पर्यावरणीय स्थिति गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किन चरणों में होता है, बताइए। जब गर्भज अवस्था या गर्भधारण के बाद के 3 पहले सप्ताह, और यहाँ पे भ्रूण अवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो भ्रूण अवस्था होती है, जब बच्चा छोटा होता है भ्रूण अवस्था में, तो यहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो भ्रूण अवस्था यहाँ पे होने वाला है। अगला देख लेते हैं और अगला यहाँ पे नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट है बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ। प्रतिरक्षीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है, तो खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम, खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम, यहाँ पे मधुमेह की रोकथाम, आम सर्दी जुकाम की रोकथाम। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। उपयुक्त में सभी होते तो हो सकता था। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे होगा खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम। खतरनाक रोग से मृत्यु की यहाँ पे जो रोकथाम है वो यहाँ पे होने वाला है कि बच्चों में प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ यही है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है, देखिए कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है। वैक्सीन लगवा शरीर उसी विषाणु को स्वयं में कभी भी दोबारा प्रवेश नहीं करने देता, या शरीर हमेशा थोड़े से समय के लिए बीमार हो जाता है, या शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप से अभ्यस्त हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो यहाँ पे देखिए वैक्सीन जब लगवाते हैं ना, तो वैक्सीन लगवाने से क्या होता है यहाँ पे कि देखिए शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप से अव्यवस्थ हो जाता है। ये यहाँ पे होने वाला है। तीसरा जो है वो यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अव्यस्त यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है 33 वाला, वो देखिए यहाँ पे 55 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों अभी। तो देखिए इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं, बताइए। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं। तो सिंगल वैक्सीन कौन सा है, हेपेटाइटिस बी, चेचक और यहाँ पे इन्फ्लुएंजा, बताइए। तो यहाँ पे जो होने वाला है ना, या MMR, तो यहाँ पे MMR का भी ऑप्शन है। तो MMR जो होने वाला है वही यहाँ पे सिंगल वैक्सीन है दोस्तों। ठीक है, सिंगल वैक्सीन कौन सा है, तो वो यहाँ पे MMR है दोस्तों। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है। राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम कौन सा है यहाँ पे, तो यहाँ पे है दोस्तों राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम, यहाँ पे ये होने वाला है।
ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखना। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो 35वां जो प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है, समझिए। पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को एक विशेष रूप से बच्चों, महिला और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, वो है यहाँ पे क्या है, रक्ताल्पता यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये यहाँ पे पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जनसंख्या के सभी वर्गों और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। रक्ताल्पता मतलब उनमें खून की थोड़ी कमी हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है ना, वो यहाँ पे कौन सा है, देखिए यहाँ पे वो है, देखिए कि ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति कितनी है, ये बताना है। तो आहारीय जो अनुमति है वो है 48 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, 4800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन यहाँ पे होने वाला है। सुनो, एक मिनट, मैंने गलत आंसर चूज़ कर लिया। यहाँ पे 4800 ग्राम नहीं होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे 6400 माइक्रोग्राम यहाँ पे प्रतिदिन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्रियों के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति कितनी होगी, तो यहाँ पे 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न जो 37वां प्रश्न है वो है कि तीसरी तिहाई के भंडारण का मुख्य समय है, क्या है तीसरी तिहाई के भंडारण का मुख्य समय, आयरन, वसा और कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम और फोलेट, विटामिन डी, विटामिन के और वसा, कैल्शियम और फोलेट, यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आयरन, वसा और कैल्शियम यहाँ पे होने वाला है, आयरन, वसा और कैल्शियम ये वाला यहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए। तो यहाँ विटामिन ए से संदर्भ भोजन के सेवन को बढ़ा देना, विटामिन ए की पूरक खुराक देना, और यहाँ पर दिए विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कहा था ना उपयुक्त सभी वाला है, तो उपयुक्त सभी वाला ही सही होगा। ठीक है, तो विटामिन ए के शुद्ध समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ाना, विटामिन ए की पूरक खुराक और विटामिन ए की कमी से होने वाले बच्चों का उपचार करना। यहाँ पे देख के लगाना उपयुक्त सभी, कहीं ऐसा हो कि उपयुक्त सभी लगा दो वैसे हो ना उसमें। ठीक है, मैं वैसे ही यहाँ पे इस पेपर के अनुसार जो उपयुक्त सभी हैं वही यहाँ पे हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, खसरे का वैक्सीन देने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है। जो खसरा है, खसरे का वैक्सीन देने के बाद क्या यहाँ पर होता है, तो टीकाकरण के 11 से 12 दिन बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है, या फिर टीकाकरण के 1 माह बाद या 15 दिन बाद, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे 11 से 12 दिन बाद यहाँ पे प्रतिरक्षा विकसित होती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो जो 40वां प्रश्न हो यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है, देखिए असंचरणीय रोग क्या होते हैं, यहाँ पे बताना है। जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते, ठीक है, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते हैं और जिनमें रोगजनक शामिल नहीं होते हैं, या फिर यहाँ पे दिया है वे रोग जो आहारीय न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, यहाँ पे दिया आनुवांशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी ही होने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। जो एक संक्रमणीय व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, असंचरणीय रोग जो एक से दूसरे व्यक्ति तक, देखो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। ठीक है, असंचरणीय रोग हैं, संचरणीय रोग तो एक दूसरे से फैलते हैं और असंचरणीय रोग नहीं फैलते हैं। जिनमें रोगजनक शामिल नहीं होते हैं, रोगजनक शामिल नहीं होते हैं, वे रोग जो आहारीय न्यूनता, हार्मोन संतुलन, अनुशंसित समस्याओं के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे तो नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया है कि फ्लोरोसिस मुख्यतः के रूप में प्रकट होती है। फ्लोरोसिस मुख्यतः काय के रूप में प्रकट होती है, तो दंत फ्लोरोसिस यहाँ पे, और यहाँ पे दिया कंकालीय फ्लोरोसिस, उपयुक्त दोनों, या फिर हृदय फ्लोरोसिस। तो उपयुक्त दोनों यहाँ पे होने वाले हैं, दंत क्लोरोसिस और यहाँ पे कंकालीय फ्लोरोसिस। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे होने वाले हैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, हृदय ध्वनि रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है। हृदय ध्वनि रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्लीय रोग है, कौन सा है, तो यहाँ पे लिनोलिक अम्ल और लिनोलैनिक अम्ल, और यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे यही वाला होने वाला है दोस्तों, लिनोलिक अम्ल और लिनोलैनिक अम्ल, यहाँ पे ये वाला होने वाला है। ठीक है, हृदय ध्वनि रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल, यहाँ पे भी उपयुक्त सभी दिया है, पर ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा था ना, मैं वैसे ही कह रहा था, लेकिन आपको देख के ही लगाना है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाज लगाने के बाद, अगर नहीं आए तो लगा सकते हो उपयुक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, तो यहाँ पे दिया है कि रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षा हेतु सरकार या स्थायी संगठनों के स्तर पर जाने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया है कि मतलब जो लोगों के स्वास्थ्य और
यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य और अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थायी संगठन के स्तर पर जाने वाली गतिविधियों क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो क्या कहते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो समुदाय स्वास्थ्य है वो यहाँ पे कहते हैं, समुदाय स्वास्थ्य यहाँ पे इसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में आरंभ किया जाता है, आरंभ किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया जाता है। तो यहाँ पे जो अप्रैल 2005 में यहाँ पे आरंभ किया जाता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था अधिकांश या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो वो विटामिन सी है दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी है जो ताज़ा फलों या सब्जियों में गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था लेकिन अधिकांश पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वो विटामिन सी है। विटामिन सी जिनमें पाया जाता है उन ताज़ा फलों या सब्जियों को अगर गर्म करेंगे या सुखाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो है कि दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है। दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है। तो मेथियोनिन या लाइसिन या ट्रिप्टोफैन या यहाँ पे दिया है फेनिल एलानिन, कौन सा यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे मीथियोनिन यहाँ पे जो होने वाला है वो यहाँ पे दालों में सीमाकारी अम्ल यहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है मीथियोनिन, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ICMR ने स्तनपान करने के आरंभिक 6 महीने के दौरान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की। यहाँ पे बताना है कि ICMR ने स्तनपान करने के आरंभिक 6 महीने के दौरान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की। यहाँ पे कौन सा है, तो 600 किलो कैलोरी यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न, वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिका एवं शरीर क्रियात्मक हांस होता है, रोगों के प्रति अनुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है। बताइए वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया इसमें कोशिका एवं शरीर प्रक्रियात्मक हार्मोन्स होता है, रोगों के प्रति अनुरक्षित बढ़ जाती है और अनुकूलित योग्यता घट जाती है। क्यों, कौन सा होता है बताइए। आयु बढ़ना या जिसे कहते हैं जरण या वृद्धि या बहुगुणन या परिपक्वता। तो यहाँ पे आयु बढ़ना यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे होने वाला है कि वयस्कों को के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वयस्कों को काय के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त यहाँ पे उपयुक्त चयापचयी एवं शारीरिक गतिविधियों के रखरखाव एवं उन्हें जारी रखने, और यहाँ पे दिए जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत। यहाँ पे उपयुक्त दोनों यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे दिया वृद्धि में बीच बीच में आने वाले उछाल, ठीक है। तो यहाँ पे उपयुक्त दोनों ही दोस्तों यहाँ पे होने वाले हैं कि जो वयस्क होते हैं उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता इन दोनों के अनुसार होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको देखना है और आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वो यहाँ पे होने वाला है, देखिए यहाँ पे 50 वाला जो प्रश्न दिया वो दिया कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से रोकथाम करने की एक पद्धति है जिसकी माताओं को अपने बच्चों को खिलाने के लिए शिक्षित करना, ठीक है। यहाँ पे बताना है आपको कि यहाँ पे जो बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने की एक पद्धति है, उनकी माताओं को अपने बच्चों को खिलाने के लिए शिक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पे गेहूँ, चावल, फल या मक्का। तो यहाँ पे और एक और रह गया यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जियाँ और पीले व ताज़ा। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ यहाँ पे होने वाली हैं विटामिन ए के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हरी पत्तेदार सब्जियाँ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया कहना है शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो वो यहाँ पे बताइए खनिज, विटामिन, वसाएं या कार्बोहाइड्रेट बताइए। तो जो खनिज होते हैं ना, खनिजों को शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है खनिज। तो यहाँ पे खनिज अपना राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जो होने वाला है वो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। सीजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो या माता के प्रोड़ीमुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो। यहाँ पे सीजेरियन सेक्शन कब किया जाता है यहाँ पूछा है। तो उपयुक्त सभी, यहाँ पे उपयुक्त सभी हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे चलते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो होने वाला है वो होने वाला है कि भोजन और उसके घटकों, शरीर के अंदर उसकी क्रियाओं, अंतर क्रियाओं और तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए उनके उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो उपयोग के विज्ञान को पोषण कहते हैं दोस्तों। पोषण में ही तो यहाँ भोजन, उसके घटकों, शरीर के अंदर उसकी क्रियाओं, अंतर क्रियाओं तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं
कुशल चेपन के लिए उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं, पोषण यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाँ पोषण यहाँ पे होने वाला है। आगे देखते हैं और आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है देखिए, इनमें से कौन सा एक जल वाहित रोग है, कौन सा एक जल वाहित रोग है यहाँ पे जो जल के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, हैजा या चेचक। तो जो हैजा होता है ना वो जल के द्वारा होता है। अगर आप दूषित जल वगैरह यहाँ पे ले लेते हो तो यहाँ पे आपको हैजा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं और आगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पे लास्ट प्रश्न होने वाला है 55 प्रश्न मैंने कहा था, दूध के संबंध में क्या बात सही है, यहाँ बताना है दूध के संबंध में क्या बात सही है। तो दूध के संबंध में क्या सही है, तो इनमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, ये यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब देखो ऑप्शन दिए थे आयरन की कमी, आयरन कहाँ पाया जाता है इसमें, तो यहाँ पे यही होगा दोस्तों। ठीक है, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के 55 प्रश्न कैसे लगे मुझे कमेंट में आपको जरूर बताना, और भी ऐसे प्रश्न चाहिए और भी वीडियो ये भी आपको मुझे कमेंट में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, अच्छे रहिए।